अमेरिकी जस्टिस विभाग की वेबसाइट पर जारी एफबीआई के दस्तावेज बताते हैं कि अरबपति और अपराधी जेफरी एप्स्टीन ने न सिर्फ प्रभावशाली राजनीतिक चेहरों से रिश्ते बनाए, बल्कि इजराइल से जुड़ी सैन्य और सेटलमेंट समर्थक संस्थाओं को भी फंडिंग की। एफबीआई की आय और ट्रांसफर से जुड़ी रिपोर्ट में सामने आया है कि एप्स्टीन ने फ्रेंड्स ऑफ इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी FIDF को पैसा दिया और सक्रिय इजरायली सैनिकों और पूर्वी सैनिकों के लिए फंड जुटाने का काम किया। FIDF अपनी वेबसाइट पर दावा करती है कि वे एक ऐसे कार्यक्रमों को फंडिंग करती है जिनसे सैनिकों का आर्थिक तनाव खत्म हो सके, ताकि वे पूरी तरीके से सैन्य मिशनों पर ध्यान दे सके। यही संगठन डोनर्स को अडॉप्ट ए ब्रिगेड जैसे कार्यक्रम के जरिए सीधे किसी सैन्य यूनिट से जोड़ता है। अब सवाल उठता है कि एक दोषी अपराधी इस तरह सीधे सैन्य ढांचे से जोड़ना क्या सिर्फ दान है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति है? इसी बीच 2008 की एक रिपोर्ट याद दिलाती है जिसमें बताया गया है कि एप्स्टीन इजराइल में पास ओवर के दौरान सैन्य ठिकानों का दौरा करता है और वरिष्ठ इजरायली हस्तियों से मिलता है। एफबीआई दस्तावेजों के मुताबिक एप्स्टीन ने यहूदी नेशनल फ्रंट यानी JNF को भी फंड किया, जो कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों में सेटलमेंट बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है। JNF का कहना है कि उसने 1000 से ज़्यादा बस्तियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए हैं और उसका लक्ष्य रेगिस्तान में नई बस्तियां बसाना और उत्तरी इजराइल में आबादी बढ़ाना है। ब्रिटेन स्थित JNF शाखा पर पहले भी आरोप लगते रहे हैं कि उसने इजराइल की सबसे बड़ी मिलिशिया को लाखों पाउंड दान किए हैं। इस पूरे नेटवर्क के बीच एप्स्टीन के अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते और भी डरावनी तस्वीरें पेश कर रहे हैं। एफबीआई का कहना है कि एप्स्टीन ने UAE के अरबपति और DP वर्ल्ड के CEO सुल्तान अहमद बिन सुलेम को अपनी निजी कैरेबियन द्वीप लिटिल सेंट जेम्स पर मेहमान बनाया था, वही द्वीप जिसे एप्स्टीन की ट्रैफिकिंग का अड्डा बताया जाता है। जुलाई 2025 के एक FBI मेमो में कहा गया है कि एप्स्टीन ने दुनिया भर में 1000 से ज़्यादा महिलाओं का शोषण किया, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन भी शामिल है। इसी फाइल में एक और चौंकाने वाला दावा है कि एप्स्टीन को इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री अहूद बराक के तहत एक जासूस की तरह प्रशिक्षित किया गया था। ये दावा एक गोपनीय मानव सोर्स की रिपोर्ट में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि एप्स्टीन घरेलू और विदेशी चुनावी हस्तक्षेप से जुड़ी सूचनाएं इकट्ठा करता था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हार्वर्ड के प्रोफेसर एलन डर्वोश्विट्स और एप्स्टीन के बीच फोन कॉल्स की जानकारी मोसाद तक पहुंचाई जाती थी। इसी सोर्सेस का दावा है कि बाराक खुद नेतन्याहू को अपराधी मानते थे और धीरे धीरे वे इस नतीजे पर पहुंची कि एप्स्टीन एक सह अपनाया गया मोसाद एजेंट था। हालांकि नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि बाराक का एप्स्टीन से रिश्ता इजराइल के लिए काम करने का सबूत नहीं बल्कि उसके उलट है। लेकिन दस्तावेज बताते हैं कि बाराक और एप्स्टीन के बीच रिश्ता लंबे समय तक चला। दोनों ने 2015 में एक टैंक कंपनी में साझेदारी की। एप्स्टीन ने बाराक को पॉलिंटियर जैसी कंपनी में सलाह दी और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और पूर्व मंत्री पीटर मंडेलसन के लिए जारी कंसल्टेंसी फीस की बातचीत तक की। इस पूरे नेटवर्क में खाड़ी देशों का एंगल भी बेहद अहम रहा है। दस्तावेज बताते कि एप्स्टीन ने कतर के कारोबारी और शाही परिवार के सदस्य को मेल भेजकर कहा था कि अगर कतर को अमेरिका की नाराजगी से बाहर आना है तो उसे इजराइल के लिए गाना और नाचना होगा। एप्स्टीन ने सुझाव दिया कि या तो कतर इजराइल को मान्यता दे या फिर आतंकवाद पीड़ितों के नाम पर $1 अरब का फंड बनाए। इसी दौर में UAE और सऊदी अरब ने कतर की नाकेबंदी की थी, जिसे तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन मिला। एप्स्टीन खुद को इस संकट में मध्यस्थ की तरह पेश कर रहा था और दावा कर रहा था कि तुर्की की सैन्य मौजूदगी की वजह से कतर पर हमला रुक गया। उसने पूर्वी कतरी प्रधानमंत्री और सऊदी क्राउन प्रिंस के बीच मुलाकात कराने की कोशिशें की और आखिरकार लंदन में एक गुप्त बैठक भी करवाई। ये सारे खुलासे मिलकर एक ही सवाल खड़ा करते हैं कि क्या जेफरी एप्स्टीन सिर्फ एक अपराधी था या फिर वह वैश्विक सत्ता, खुफिया एजेंसियों, हथियारों, तेल और कूटनीति के अंधे नेटवर्क का एक अहम मोहरा था। FBI फाइलें इशारा करती हैं कि उसकी मौत के साथ
कहानी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि अब धीरे धीरे वो परतें खुल रही हैं जिनसे पता चलता है कि सत्ता के गलियारों में सबसे गंदे अपराध कैसे छुपाए जाते हैं और कैसे अपराधी खुद को दान, कूटनीति और सुरक्षा के नाम पर वेद बनाते रहे। आने वाले दिनों में इन दस्तावेजों से और कौन से नाम सामने आएंगे और कौन सी सरकारें सवालों के घेरे में आएंगी, इस पर पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है। अमेरिकी जस्टिस विभाग की वेबसाइट पर जारी FBI के दस्तावेज बताते हैं कि अरबपति और अपराधी जेफरी एप्स्टीन ने न सिर्फ प्रभावशाली राजनीतिक चेहरों से रिश्ते बनाए, बल्कि इजराइल से जुड़ी सैन्य और सेटलमेंट समर्थक संस्थाओं को भी फंडिंग की। FBI की आय और ट्रांसफर से जुड़ी रिपोर्ट में सामने आया है कि एप्स्टीन ने फ्रॉड्स ऑफ इजराइल फ्रेंड्स ऑफ इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी FIDF को पैसा दिया और सक्रिय इजरायली सैनिकों और पूर्वी सैनिकों के लिए फंड जुटाने का काम किया। FIDF अपनी वेबसाइट पर दावा करती है कि वे एक ऐसे कार्यक्रमों को फंडिंग करती है जिनसे सैनिकों का आर्थिक तनाव खत्म हो सके, ताकि वे पूरी तरीके से सैन्य मिशनों पर ध्यान दे सके। यही संगठन डोनर्स को अडॉप्ट ए ब्रिगेड जैसे कार्यक्रम के जरिए सीधे किसी सैन्य यूनिट से जोड़ता है। अब सवाल उठता है कि एक दोषी अपराधी इस तरह सीधे सैन्य ढांचे से जोड़ना क्या सिर्फ दान है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति है? इसी बीच 2008 की एक रिपोर्ट याद दिलाती है जिसमें बताया गया है कि एप्स्टीन इजराइल में पास ओवर के दौरान सैन्य ठिकानों का दौरा करता है और वरिष्ठ इजरायली हस्तियों से मिलता है। FBI दस्तावेजों के मुताबिक एप्स्टीन ने यहूदी नेशनल फ्रंट यानी JNF को भी फंड किया, जो कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों में सेटलमेंट बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है। JNF का कहना है कि उसने 1000 से ज़्यादा बस्तियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए हैं और उसका लक्ष्य रेगिस्तान में नई बस्तियां बसाना और उत्तरी इजराइल में आबादी बढ़ाना है। ब्रिटेन स्थित JNF शाखा पर पहले भी आरोप लगते रहे हैं कि उसने इजराइल की सबसे बड़ी मिलिशिया को लाखों पाउंड दान किए हैं। इस पूरे नेटवर्क के बीच एप्स्टीन के अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते और भी डरावनी तस्वीरें पेश कर रहे हैं। FBI का कहना है कि एप्स्टीन ने UAE के अरबपति और DP वर्ल्ड के CEO सुल्तान अहमद बिन सुलेम को अपनी निजी कैरेबियन द्वीप लिटिल सेंट जेम्स पर मेहमान बनाया था, वही द्वीप जिसे एप्स्टीन की ट्रैफिकिंग का अड्डा बताया जाता है। जुलाई 2025 के एक FBI मेमो में कहा गया है कि एप्स्टीन ने दुनिया भर में 1000 से ज़्यादा महिलाओं का शोषण किया, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन भी शामिल है। इसी फाइल में एक और चौंकाने वाला दावा है कि एप्स्टीन को इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री अहूद बराक के तहत एक जासूस की तरह प्रशिक्षित किया गया था। ये दावा एक गोपनीय मानव सोर्स की रिपोर्ट में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि एप्स्टीन घरेलू और विदेशी चुनावी हस्तक्षेप से जुड़ी सूचनाएं इकट्ठा करता था। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि हार्वर्ड के प्रोफेसर एलन डर्वोश्विट्स और एप्स्टीन के बीच फ़ोन कॉल्स की जानकारी मोसाद तक पहुंचाई जाती थी। इसी सोर्सेस का दावा है कि बाराक खुद नेतन्याहू को अपराधी मानते थे और धीरे धीरे वे इस नतीजे पर पहुंची कि एप्स्टीन एक सह अपनाया गया मोसाद एजेंट था। हालांकि नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि बाराक का एप्स्टीन से रिश्ता इजराइल के लिए काम करने का सबूत नहीं बल्कि उसके उलट है। लेकिन दस्तावेज बताते हैं कि बाराक और एप्स्टीन के बीच रिश्ता लंबे समय तक चला। दोनों ने 2015 में एक टैंक कंपनी में साझेदारी की। एप्स्टीन ने बाराक को पॉलिंटियर जैसी कंपनी में सलाह दी और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और पूर्व मंत्री पीटर मंडेलसन के लिए जारी कंसल्टेंसी फीस की बातचीत तक की। इस पूरे नेटवर्क में खाड़ी देशों का एंगल भी बेहद अहम रहा है। दस्तावेज बताते कि एप्स्टीन ने कतर के कारोबारी और शाही परिवार के सदस्य को मेल भेजकर कहा था कि अगर कतर को अमेरिका की नाराजगी से बाहर आना है तो उसे इजराइल के लिए गाना और नाचना होगा। एप्स्टीन ने सुझाव दिया कि या तो कतर इजराइल को मान्यता दे या फिर आतंकवाद पीड़ितों के नाम पर $1 अरब का फंड बनाए। इसी दौर में UAE और सऊदी अरब ने कतर की नाकेबंदी की थी, जिसे तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन मिला। एप्स्टीन खुद को इस संकट में मध्यस्थ की तरह पेश कर रहा था और दावा कर रहा था कि तुर्की की सैन्य मौजूदगी की वजह से कतर पर हमला रुक गया। उसने पूर्वी कतरी
प्रधानमंत्री और सऊदी क्राउन प्रिंस के बीच मुलाकात कराने की कोशिशें की और आखिरकार लंदन में एक गुप्त बैठक भी करवाई। ये सारे खुलासे मिलकर एक ही सवाल खड़ा करते हैं कि क्या जेफरी एप्स्टीन सिर्फ एक अपराधी था या फिर वह वैश्विक सत्ता, खुफिया एजेंसियों, हथियारों, तेल और कूटनीति के अंधे नेटवर्क का एक अहम मोहरा था। एफबीआई फाइलें इशारा करती हैं कि उसकी मौत के साथ कहानी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि अब धीरे धीरे वो परतें खुल रही हैं जिनसे पता चलता है कि सत्ता के गलियारों में सबसे गंदे अपराध कैसे छुपाए जाते हैं और कैसे अपराधी खुद को दान, कूटनीति और सुरक्षा के नाम पर वेद बनाते रहे। आने वाले दिनों में इन दस्तावेजों से और कौन से नाम सामने आएंगे और कौन सी सरकारें सवालों के घेरे में आएंगी, इस पर पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है।